HTML के कुछ बेसिक टैग्स जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं, जो बहुत ज्यादा यूज होते हैं HTML में, HTML के प्रोग्राम्स में, वो कौन कौन से हैं? वो HTML के अंदर हेडिंग्स की 6 टाइप्स हैं। कितनी? सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग जो है वो H1 से शो होती है, और सबसे लेस इंपॉर्टेंट जो हेडिंग होती है वो H6 से लिखी जाती है। मेरी कुछ बात समझ आई नहीं आई? ठीक है, हेडिंग टैग यूज होता है HTML के डॉक्यूमेंट में। पहला जो मैं आपको बता रहा हूं बेसिक, एनी डॉक्यूमेंट स्टार्ट्स विद अ हेडिंग। कोई भी डॉक्यूमेंट आप लिखते हैं किससे शुरू होता है? हेडिंग से शुरू होता है। यू कैन यूज डिफरेंट साइजेस फॉर योर हेडिंग्स। आप मुख्तलिफ साइज की हेडिंग्स दे सकते हो। HTML also have 6 levels of headings which use the elements H1, H2, H3, H4, H5, H6 while displaying any heading। किसी भी हेडिंग को डिस्प्ले करते हुए ब्राउजर्स एड्स 1 लाइन बिफोर एंड 1 लाइन आफ्टर द हेडिंग। इसका क्या मतलब है? ये सारी बातें वन बाय वन आपको समझाता हूँ। देखें, मैंने बहुत सारे प्रोग्राम पहले लिखे हुए हैं जो कि मैं अभी आपको शो भी करता जाता हूँ। ये मैं यहां से, मैंने पहले क्या लिखा हुआ है? सबसे पहले गौर करें, H1 हेडिंग लिखी है, दिस इज हेडिंग 1, H2 हेडिंग 2, H3। मैं ये सारा का सारा यहां से कॉपी कर रहा हूं। ठीक है, इजाजत है? इसको मैं कॉपी करके जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है, जो प्रोग्राम हमारा हेलो सुपर वाला चल रहा था ना, इसके अंदर मैं इसको यहाँ पे लिख रहा हूँ। सारे बच्चे गौर से देखना, कंट्रोल भी किया, आ गया इसके अंदर। समझ आ रही है सबको या नहीं आ रही? हम इसको करते हैं कंट्रोल S, सेव हो गया। अब वापस चलते हैं अपने पेज पे। पहले हमने जो लिखा हुआ था, अभी देखें उसके साथ क्या होता है। जैसे ही F5 को क्लिक करेंगे, नजर आ रहा है आप सबको? ये सारी हेडिंग्स है। सबसे बड़ी हेडिंग कौन सी है? H1, फिर H2, फिर H3, फिर H4, फिर H5, फिर H6। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? किसी बच्चे को अगर मेरी बात समझ नहीं आ रही, मुझसे दोबारा पूछ ले, मुझसे। जी बेटा, क्या समझ नहीं आया मेरे बच्चे को? H1 का बेटा हेडिंग्स है ना, जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है उसके लिए हम H1 यूज करते हैं, ठीक है। और जो सबसे लेस इंपॉर्टेंट हेडिंग होती है उसके लिए H6। ये साइजेस हैं, डिफरेंट साइजेस हैं हेडिंग के लिए। अगर आप बड़ी हेडिंग देना चाहते हैं तो आपको H1 का टैग यूज करना पड़ेगा, फिर H2, फिर H3, फिर H4। क्लियर हुआ? और जो सबसे इंपॉर्टेंट हेडिंग हो उसके लिए H1 का यूज करते हैं। मेरी बात समझ आई आप सबको या नहीं आई? क्लियर हुआ नहीं हुआ? अभी दूसरी बात क्या थी कि जब हम हेडिंग का टैग यूज करते हैं तो जब हम हेडिंग का टैग यूज करते हैं तो हेडिंग का टैग अपने से पहले भी एक लाइन छोड़ देता है और अपने बाद भी एक लाइन छोड़ देता है। ऐसा ही है ना? मेरी बात समझ आई नहीं आई? अब हम एक काम करते हैं, मैं आपको इसका मतलब भी समझाता हूँ, बात गौर से सुनते जाइएगा। मैं क्या कह रहा हूँ, मैं यहाँ पे 1 2 3 4, ये हम क्या करते हैं, पैराग्राफ टैग जो है वो बनाते हैं। मैं यहां पे लिख रहा हूं दिस इज पैराग्राफ 1। समझ आई? अब इसी को कॉपी करते हैं और इसमें पेस्ट कर देते हैं यहां पे। अब ये हम इधर डालेंगे, कंट्रोल V और फिर यहाँ पे कंट्रोल V। ये पैराग्राफ 2 हो गया और ये पैराग्राफ 3 हो गया। ठीक हो गया? अब जरा गौर से देखना, कंट्रोल S किया और वापस पेज पे चले गए। F5 हम दबाएंगे तो देखो क्या होता है। कुछ समझ आया आप सबको? क्या हुआ देखें, इससे इस हेडिंग ने ऊपर भी एक लाइन छोड़ी हुई है, इधर भी एक लाइन छोड़ी हुई है, लेकिन इधर ऐसा नहीं है। एक लाइन के बाद दूसरी लाइन, दरम्यान में कोई लाइन छोड़ी हुई। इधर देखें स्पेसिंग ज्यादा है, लेकिन इधर उतनी स्पेसिंग नहीं है। ये बात यहाँ पे इन्होंने कही है, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ब्राउजर्स ऐड 1 लाइन बिफोर एंड 1 लाइन आफ्टर द हेडिंग। ठीक है, ये बिल्ट इन चीज है। ठीक है, H1 डिफाइंस द मोस्ट इंपोर्टेंट हेडिंग एंड H6 जो है डिफाइंस द लेस इंपोर्टेंट हेडिंग। बात समझ आई है नहीं आई? H1 के अंदर हम वो हेडिंग्स डालते हैं जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, और H6 के अंदर वो हेडिंग्स डाली जाती हैं जो सबसे लेस इंपॉर्टेंट होती हैं। प्रॉब्लम किसी को? हेडिंग का टैग समझ आ गया, उसका एक्सपेरिमेंट भी कर लिया। नेक्स्ट देखें पैराग्राफ टैग, जो कि मैं आपको यूज करके दिखा चुका हूँ।
ये अभी हमने यूज किए हैं पैराग्राफ के टैग्स इस प्रोग्राम में, किए हैं ना, ठीक है। अब मैं इसको यहां से हटाता हूं, हेडिंग्स का हमने काम कर लिया। अब जरा पहले हम इस टैग को पढ़ते हैं जो कि मैं बता चुका हूं वैसे आपको, द पी टैग, ठीक है, ऑफर्स ए वे टू स्ट्रक्चर योर टेक्स्ट इन डिफरेंट पैराग्राफ्स। ये जो पी टैग है ये आपको एक तरीका मुहैया करता है जिसके जरिए से आप अपने डाटा को मुख्तलिफ पैराग्राफ्स में क्या कर सकते हो, तरतीब दे सकते हो, ठीक है। ईच पैराग्राफ ऑफ टेक्स्ट शुड गो इन बिटवीन द ओपनिंग पैराग्राफ टैग एंड द क्लोजिंग पैराग्राफ टैग, ठीक है, एज शोन इन द एग्जाम्पल, जो कि आपको एग्जाम्पल में मैं अभी दिखा देता हूं। ये देख रहे हो आप लोग, ठीक है। अब मैं आपको इसे, ये दो पैराग्राफ टैग्स मैंने पहले लगाए हुए थे, ठीक है। अब मैं इनको यहां से कॉपी करता हूं और जो प्रोग्राम हमारा चल रहा है उसी के अंदर हम वापस चले जाते हैं, ठीक है। मैं जो पहले पैराग्राफ टैग्स डाले उन्हें भी रहने देता हूं और इन्हें भी लिख देता हूं, ठीक है। और ये जो नीचे वाला है इसको मैं पकड़ता हूं यहां से और इसको यहां से कट करके नीचे वाली जगह पे ले जाता हूं, यहां से यहां डाल देते हैं, समझ आया। अब इसको सेव करते हैं और अब आप जरा यहां पे देखें इसको, जैसे ही मैं रिफ्रेश करूंगा इस पेज को हेडिंग्स गायब हो जाएंगी। क्यों? क्योंकि अभी हमारे डॉक्यूमेंट के अंदर जो हेडिंग्स हैं वो हमने खत्म कर दी हैं, ठीक है। अब बात जरा गौर से सुनना, ये रिफ्रेश किया, चेक करें, ये एक लाइन नजर आ रही है सबको। ये लाइन क्यों आई है ये मैंने आगे टैग आपको बताना था, लेकिन ये यहाँ पे पहले दरमियान में आ गया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन का टैग है। मैं इसे रिमूव करता हूँ, कंट्रोल एस करता हूँ, सेव करता हूँ और यहाँ पे फिर रिफ्रेश करता हूँ, देखो लाइन गायब हो गई है। ये सब पे टॉप वाला आपका पैराग्राफ आ रहा है और ये बॉटम वाला है, वही लिखा हुआ था ना हमने, तरतीब चेक करें, दिस इज पैराग्राफ, ठीक है, 1 एंड शुड बी ऑन द टॉप, और ये टॉप पे आया। ये बाकी मैंने दरमियान में पैराग्राफ 1, पैराग्राफ 2, पैराग्राफ 3 सारे के सारे लिखे हुए थे। मेरी बात आप सबको समझ आ रही है, नहीं आ रही? क्लियर हो रहा तो आगे बात करते हैं, नहीं हो रहा इसी को एक्सप्लेन करूंगा। ये दरमियान में आपके पैराग्राफ्स आगे, ये बॉटम वाला है, ठीक है। और अगर मैं हॉरिजॉन्टल लाइन बीच में डाल दूं तो ये भी यहाँ पे शो होगी। और ये एम्प्टी टैग होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन का टैग जो होता है ये क्या होता है, इसका फंक्शन क्या होता है कि ये एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगा देता है पूरे डॉक्यूमेंट के अंदर। जो ऊपर डाटा होता है वो ऊपर रह जाता है, जो नीचे होता है वो, और इनको दो सेक्शंस में डिवाइड कर देता है, सेपरेट कर देता है, ठीक हो गया। अच्छा जी, यहां तक किसी को मेरी बात समझ नहीं आई मुझसे पूछ लो। पैराग्राफ टैग्स का इस्तेमाल समझ आ गया, हेडिंग टैग्स का इस्तेमाल समझ आ गया। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट, लाइन ब्रेक टैग। कौन सा टैग? लाइन ब्रेक टैग। मेरी बात समझ आ रही है, नहीं आ रही? अच्छा, अब मुझे एक डॉक्यूमेंट खोलना पड़ेगा वर्ड का, जो कि मैं अभी खोलूंगा इंशाल्लाह। ये आ गया डिस्प्ले। हम कुछ डाटा यहां से इक्वल का सिंबल डालेंगे, R&D लिखेंगे और इसके अंदर डाल देंगे 20। ये 20 पैराग्राफ इसने मुझे बना दिए, ठीक हो गया। कितने पैराग्राफ्स? कुछ डाटा मैंने लेना था तो R&D उसके अंदर 20 डालो, ये चीज बन जाएगी। बात समझ आई? नहीं समझे? दोबारा बना के देता हूं। इक्वल लिखा, R&D लिखा, समझ आ रहा है आप सबको? उसके बाद आपने पैरेंथेसिस डालनी है। कितने पैराग्राफ्स लिखने हैं? मैं इसके अंदर 10 लिख देता हूं। कितना? जैसे ही आप इसको बाहर करके यहाँ इंटर मारेंगे 20 पैराग्राफ्स आपको ये लिख के दे देगा, ठीक है। ये मैंने क्यों लिखे हैं? क्योंकि मैं आपको दिखाना चाहता हूं पैराग्राफ्स को अपने वेब पेज के ऊपर। मुझे डाटा चाहिए था कोई भी, मैंने इस सारे को कॉपी कर लिया, ठीक है। और अब आ जाए अपने प्रोग्राम में यहाँ पे, ठीक हो गया। अब हम जो ब्रेक टैग है, लाइन ब्रेक टैग है, उसको समझेंगे। यहाँ पे हम क्या करते हैं, इसको कॉपी करके वो 20 टैग्स का डाटा मैं यहाँ पे पेश कर देता हूँ। वो 20 पैराग्राफ्स का जो डाटा है ना, ये हम उसको पेश करते हैं। कर दिए, कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं वेबसाइट के ऊपर हमें क्या दिखता है। आ जाए जरा यहाँ पे, हम रिफ्रेश करते हैं, गौर से देखना।
ये तो सारा एक ही पैराग्राफ की शक्ल में नजर आ रहा है, नहीं एक ही पैराग्राफ बन गया ना सारा। मेरी बात समझ आई है नहीं आई? अगर नहीं समझ आ रही मैं इसको थोड़ा बड़ा करके आपको दिखा देता हूँ। सारा एक ही दिख रहा है ना आपको, ऐसा ही है ना। अब हम चाहते हैं, मेरी बात गौर से सुनना, मेरी बात गौर से सुनना, कि हम ये चाहते हैं कि ये जो यू आ रहा है ना होम टैब के बाद यू, ये नेक्स्ट लाइन में चला जाए, या ये टू चेंज जो है ये नेक्स्ट लाइन में चला जाए, यहाँ पे ये लाइन खत्म हो जाए और ये जो टू चेंज द लुक्स अवेलेबल इन क्विक स्टाइल गैलरी ये नीचे चला जाए। उसके लिए बेटा एक टैग यूज होता है और ये एम्प्टी टैग होता है। ये क्या होता है? एम्प्टी टैग होता है, ठीक है ना। इसके स्टार्टिंग एंडिंग वाला चक्कर ही कोई नहीं है और इसके बीच में कोई कंटेंट भी नहीं आता। इसका काम क्या होता है कि जो डॉक्यूमेंट है ना उसके अंदर से अगर कुछ डाटा आप नेक्स्ट लाइन में ले जाना चाहते हैं तो ये क्या करेगा, उसको नेक्स्ट लाइन में ले जाएगा और इसको कहते हैं ब्रेक टैग। क्या कहते हैं? अब हमने कहां से करना था जी, देखते हैं। इधर से जाना था ना हमने, ये देख रहे हो। मैं इसको यहाँ पे देखें, मैं इसको अगर इंटर दबा के नीचे भी ले जाता हूँ ना तो फिर भी अगर आपके दिमाग में ये कोई मुगालता आ जाए कि सर ने यहाँ पे इंटर किया था इसलिए नीचे चला गया, मैं कंट्रोल एस करता हूँ, फिर देख लें आपके वेब पेज के ऊपर आपको वो सारा डाटा वैसे ही दिखेगा, नीचे कोई नहीं जाएगा। मैंने रिफ्रेश किया, नहीं गया नीचे। लेकिन जैसे ही मैं यहाँ पे इस जगह पे क्या करूंगा, BR टैग लिखूंगा, ब्रेक टैग लगाऊंगा, एक स्पेस देके आगे फॉरवर्ड स्लैश डालनी है। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं आगे मैं आपको बताऊंगा। कंट्रोल एस कर लें, सेव हो गया। अब जरा वापस हम वेब पेज पे जाएंगे, जैसे ही रिफ्रेश करेंगे देखें गया टू चेंज द लुक्स अवेलेबल इन द क्विक स्टाइल गैलरी, गया नहीं गया? अच्छा एक लाइन नीचे गया ना, चलो मैं एक और काम करता हूं, मैं एक और ब्रेक दे देता हूं, ठीक है, ज्यादा समझ आ जाएगा। मैं इसको कॉपी करता हूं, कंट्रोल सी, कितनी ब्रेक्स थी पहले, 1 2 3 4 5, क्या कीजिएगा 5 लाइनों नीचे से आपका जो डाटा भी वो शुरू होगा। इसको सेव किया और रिफ्रेश करें, चेक करें। कुछ मेरी बात समझ आई है आप सबको या नहीं आई? तो ब्रेक टैग का मकसद ये होता है कि टेक्स्ट को अगर किसी पॉइंट से आप नेक्स्ट लाइन में ले जाना चाहते हैं तो ब्रेक टैग, लाइन ब्रेक टैग यूज होता है। ठीक हो गया, बात समझ आ गई? नेक्स्ट अब हम जरा इससे रिलेटेड अगर कुछ इंफॉर्मेशन है तो हम उसको पढ़ लेते हैं। कहता है व्हेनेवर यू यूज दिस ब्रेक टैग, और इसका फॉर्मेट ये होता है, इसको ऐसे यूज करना होता है, और ये एक एम्प्टी टैग है, ठीक है। ब्रेक टैग एलिमेंट एनीथिंग फॉलोइंग इट स्टार्ट्स फ्रॉम द नेक्स्ट लाइन, कोई भी चीज जो इसके बाद आ रही होती है, फॉलोइंग का मतलब ये होता है, ठीक है, वो कहां से शुरू हो जाती है, फिर नेक्स्ट लाइन से शुरू हो जाती है। हमने यही किया ना। इसके बाद जो टू चेंज द लुक्स अवेलेबल इन द क्विक स्टाइल गैलरी, वो सारा का सारा नेक्स्ट लाइन। अब मैंने कितने ब्रेक टैग यूज किए थे? 5, वो 5 लाइनें नीचे जाकर शुरू हो जाती। ठीक हो गया, समझ आ गया? अच्छा, उसके बाद कहता है दिस टैग इज एन एग्जांपल ऑफ एन एम्प्टी एलिमेंट। वैसे जो HTML का एलिमेंट होता है उसका एक स्टार्टिंग टैग होता है, एक एंडिंग टैग होता है, और उसके दरमियान में क्या होता है, कंटेंट होता है। जैसे मैंने पैराग्राफ टैग में आपको बताया, ऐसा ही है ना, स्टार्टिंग होती है, एंडिंग होती है, दरमियान में हम वो कंटेंट डालते हैं जिसको हमने पैराग्राफ बनाना होता है। हेडिंग का टैग भी ऐसे ही है ना। अच्छा, लेकिन ब्रेक टैग ऐसा नहीं है, ये एक एम्प्टी एलिमेंट है। वेयर यू डू नॉट नीड, अब ये एम्प्टी एलिमेंट का मतलब क्या है? दिस मीन्स यू डू नॉट नीड ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स as there is nothing to go in between them, क्योंकि कोई ऐसी चीज नहीं जो इसके दरमियान में जाएगी। इसका काम क्या होता है? डाटा को एक लाइन से नेक्स्ट लाइन में ले जाना, या और भी लाइनें आप ऐड कर सकते हैं। द ब्रेक टैग हैज ए स्पेस, अब इसको समझना, इसकी कंपैटिबिलिटी आपको बताई जा रही है, कहां ये काम करेगा, कहां ये काम, ये फॉर्मेट जो है HTML5 में वर्क करता है, और जो आपके रिसेंट या जो आपके मौजूदा ब्राउजर्स हैं उनमें बिल्कुल ठीक ठाक काम करता है। कहता है हैज अ स्पेस बिटवीन द BR कैरेक्टर्स जो है, एंड उसके बाद क्या आती है, एक स्पेस आती है, एंड द फॉरवर्ड स्लैश। सुन लो, टैग्स हैज अ स्पेस बिटवीन द BR कैरेक्टर एंड फॉरवर्ड स्लैश। इफ यू ओमिट, अगर आप खत्म कर दें दिस स्पेस, ये जो दरम्यान में हम खाली जगह देते हैं ना, अगर ये हम ओमिट कर दें, इसे छोड़ दें, ओल्डर ब्राउजर्स, जो पुराने ब्राउजर्स हैं, विल हैव ट्रबल रेंडरिंग द लाइन ब्रेक, उन्हें मुश्किल पेश आएगी, हो सकता है वो ब्रेक ना दें। रेंडर का मतलब मुहैया करना, हो सकता है वो ब्रेक मुहैया
ना करें जो पुराने ब्राउजर्स हैं। while if you miss the forward slash character and just use br टैग, अगर आप सिर्फ ये यूज करते हैं br, ये वाला फॉरवर्ड स्लैश ही नहीं डालते, इट इज नॉट वैलिड इन XHTML, ये उस डॉक्यूमेंट में वैलिड नहीं है। ठीक हो गया? आपको ये भी पता होना चाहिए कहां पे ये यूज हो सकता है, कहां पे ये यूज नहीं हो सकता। ठीक हो गया? आगे चलते हैं। सेंटरिंग कंटेंट, सेंटर टैग कहां पे यूज होता है? इसका स्टार्टिंग भी होता है, इसका एंडिंग भी होता है। अब बच्चे जरा बात गौर से सुननी है आप सबने। अब मैंने ये सारा कुछ, मैं ये सारी हेडिंग्स यहाँ से कॉपी करता हूँ और ये जो मेरा डॉक्यूमेंट है इसके अंदर से मैं ये सारा कंटेंट उड़ा देता हूँ। मेरी बात गौर से सुनना। हमने उड़ा दिया, कंट्रोल V करते हैं जी, ये हेडिंग्स आ गई हैं, सबको नजर आ रही है ना हेडिंग्स? अच्छा, ये मैं यहाँ पे ले गया। अब सेंटर टैग का क्या काम है, गौर से सुनना बच्चा। इससे पहले याद रखना, सेंटर टैग जो है ना, जिस डाटा को आप अपने वेब पेज के सेंटर में लाना चाहते हैं उसके शुरू में हम यहाँ पे डालेंगे सेंटर टैग, और इसी सेंटर टैग को मैं यहाँ से करता हूँ कॉपी और इसे हम डाल देते हैं लास्ट में और इसको क्लोज कर देते हैं। मेरी बात समझ आ रही है आप सबको? देखिए अभी जादू होने वाला है। सारे बच्चे तैयार हो अब जादू देखने के लिए? ठीक है, पक्की बात है, तैयार हो? आखिरी दफा सोच लो फिर, तैयार हो पक्के? कंट्रोल S किया, सेंटर टैग के अंदर जो डाटा आपका आ रहा है वो सारा का सारा देखो अभी वेब पेज पे आपको किस तरह का दिखेगा। ये वेब पेज था, हमने रिफ्रेश किया, पहले हेडिंग्स किधर आ रही थी? शुरू में। ऐसा ही दोबारा दिखाता हूं आपको, एक दफा देख लें आप सब। मैं ये डॉक्यूमेंट था ना हमारा, इन हेडिंग्स को मैं यहां से कॉपी करके ना कंट्रोल C किया, सेंटर टैग से बाहर भी डाल देता हूं। अब आप राजी हो जाएंगे ना, ज्यादा खुश हो जाएंगे। ये डाला मैंने, सारा बाहर डाल दिया डाटा, कंट्रोल S किया, देखना इसका नतीजा क्या निकलता है। ठीक है, चेक करें। ये वाली हेडिंग से सेंटर टैग से बाहर थी और ये वाली हेडिंग से सेंटर टैग के अंदर थी। कुछ फर्क समझ आया आप सबको? ये नहीं आया? तो सेंटर टैग का क्या काम होता है? इसके अंदर जो कंटेंट पड़ा हुआ होता है, इसका काम ये होता है कि उस सारे कंटेंट को वेब पेज के सेंटर पे दिखाए। कुछ आस्ता आस्ता बातें समझ आ रही हैं? नहीं आ रही तो दोबारा कर लेते हैं इसको। क्लियर हुआ? अच्छा बच्चों, अब जरा यहाँ पे आ जाए। यू कैन यूज the center tag to put any content in the center of the page or any table cell। जब मैं आपको टेबल्स पढ़ाऊंगा ना, जब मैं आपको टेबल्स पढ़ाऊंगा तो बाद का जो डाटा लिखा होता है या तो टेबल का जो सेल होता है उसके बिल्कुल राइट पे आता है या बिल्कुल लेफ्ट पे आता है। आप चाहते हैं सेंटर पे आ जाए, वहां पे भी हम सेंटर टैग यूज करेंगे। ठीक है, जब भी आपने कंटेंट को वेब पेज के सेंटर पे दिखाना है या टेबल के किसी सेल के सेंटर पे दिखाना है तो तब भी हम क्या यूज करते हैं? सेंटर टैग यूज करते हैं। क्लियर हो गया? इसका यूज देख लिया, नहीं देख लिया? अब क्या आ रहा है? हॉरिजॉन्टल लाइंस का टैग आ रहा है। कौन सा टैग? हॉरिजॉन्टल लाइन का टैग आ रहा है। कहता है हॉरिजॉन्टल लाइंस आर यूज्ड टू विजुअली ब्रेक अप सेक्शंस ऑफ द डॉक्यूमेंट। विजुअली ब्रेक अप करने के लिए कि ये वाला कंटेंट अलग है, ये वाला कंटेंट अलग है, बीच में लाइन लगानी। तो मैं पहले भी आपको यूज करके दिखा चुका हूं। हमने यूज किया ना? नहीं तो अभी देखो। अच्छा बच्चे, ये जो ऊपर हेडिंग्स आप सबको नजर आ रही हैं, आ रही है नहीं आ रही? अच्छा, मैं चाहता हूं वो हेडिंग जो सेंटर वाले टैग के अंदर आ रही हैं और वो हेडिंग्स जो सेंटर वाले टैग के बगैर आ रही हैं, इनके दरमियान में ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन आ जाए। क्या आ जाए? तो हम क्या करेंगे? HR स्पेस फॉरवर्ड स्लैश, और ये मैंने बंद कर दिया। ये हॉरिजॉन्टल लाइन टैग है। मैं कंट्रोल S करता हूं, जरा जादू देखना आप। अभी देखें मैं वेब पेज को रिफ्रेश कर रहा हूं, गौर करना, बीच में लाइन आई है नहीं आई? अच्छा, आप कहते हैं नहीं सर ये छोटी लाइन है, इसका एक एट्रीब्यूट है। अब एट्रीब्यूट क्या होता है, इस पे पूरा एक लेक्चर होगा, लेकिन अभी सरसरी से बता देता हूं। एट्रीब्यूट, किसी भी टैग का एट्रीब्यूट याद रखिएगा, ये एक ऐसा फीचर होता है जिसमें आप टैग के बारे में ज्यादा इंफॉर्मेशन दे सकते हो, उसे मजीद अच्छा बना सकते हो। ठीक है, इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है साइज का। किसका होता है? SIZE, साइज। इसके बाद बेटा आपने
इसके बाद आप लोगों ने इक्वल दबाना और इसके बाद आपने 2 इन्वर्टेड कॉमास डालने हैं। क्या डालने? 2 इन्वर्टेड कॉमास डालने हैं। एक और एट्रीब्यूट बता देता हूं, COLOR कलर का। इधर भी हमने इक्वल दबाया और 2 जो है वो कोटेशन के मार्क्स डाल दिए। ठीक है, 2 कोटेशन के मार्क्स डाल दिए। अब बात गौर से सुनना, साइज का एट्रीब्यूट क्या करता है? इसका साइज मैं कहता हूं 10 पिक्सल्स का कर दो और कलर मैं कहता हूं रेड रख दो। क्या रख दो? रेड। ये 2 एट्रीब्यूट्स मैंने इसके अंदर दे दिए। क्या ये एट्रीब्यूट्स अब क्या करेंगे? जो हॉरिजॉन्टल लाइन का टैग था उसकी मोटाई को भी बढ़ा देंगे और उसके कलर को भी चेंज कर देंगे। एट्रीब्यूट्स के जरिए से जो कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी टैग की, उनको हम चेंज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। क्लियर हुआ? कंट्रोल एस किया। अब जरा यहाँ पे देखो, देखो जादू होने वाला है, सारे देख लो। ओह, ये तो बड़ी मजेदार चीज बन गई है। ठीक हो गया? बात समझ आई? अच्छा, हम क्या करते हैं? हम कहते हैं 10 का साइज नहीं चाहिए, कोई साइज थोड़ा सा ज्यादा हो जाए तो बात जरा ज्यादा अच्छी लगती है। ठीक है, हम कहते हैं चलो जी 50 का साइज रखो। हम इसका जो कलर है ना उसको ब्लू कर देते हैं, BLUE ब्लू। कंट्रोल एस किया और अब जरा देखें तो साइज के टैग से क्या होता है? साइज के टैग से विड्थ कंट्रोल होगी और कलर के टैग से क्या होगा? चलो किसी को कहता है सर मुझे ना येलो पसंद है। अच्छा जी, YELLOW येलो। हो गया क्लियर? कंट्रोल एस किया और ये देखो। ठीक है, तो 2 पैराग्राफ्स को, 2 सेगमेंट्स को अलग करने के लिए अगर आपको वेब पेज के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल लाइन लगानी हो तो HR का टैग यूज करना है, हॉरिजॉन्टल लाइन का टैग यूज करना है और आप उसके साइज को भी कंट्रोल कर सकते हो और उसके कलर को भी कंट्रोल कर सकते हो। ठीक हो गया? सबको समझ आया या नहीं आया? अब मैं यहाँ पे ये भी कर सकता था स्काई ब्लू। खासतौर पे गर्ल्स को बड़ा शौक होता है ना, तो मैं जरा थोड़े से आपको कलर्स यहाँ लगा के दिखा दूं। अब गर्ल्स कहेंगे सर ग्रीन, तो लो मैं ये भी लगा के दिखा देता हूँ ताकि बाद में फिर मेरे से कोई शिकवा ना रह जाए आपको। तो you can change the colors of the horizontal lines and you can change the width of these lines, और जितनी मर्जी ड्रॉ कर लो। ठीक हो गया? अब मैं कहता हूं नहीं जी मैंने एक नहीं ड्रॉ करनी थी, मैंने तो कंट्रोल कॉपी किया, कितनी लगा दी है? अच्छा, पक्की बात है? पक्की बात है। ए का कलर कर देते हैं ग्रे। ठीक है, और कोई कलर का नाम बता दो। रेड। लो जी, ब्लू भी आ गया जी। ठीक हो गया? कंट्रोल एस किया और चेक करना जरा। अब दिल पे हाथ रख लो। रख लिया? ले लो। सो यू मुझे इससे कपड़े सीने वाली आंटियां याद आ गई। तो कपड़े सीने वाली आंटियां जो है वो क्या करती हैं? फीते लगाती हैं, है ना? रिबन्स लगाती हैं ना कपड़ों पे, लाल, हरा, पीला, नीला, है लगाती हैं ना। तो भाई आप फीते भी लगा सकते हो। 2 पैराग्राफ्स को अलग करने के लिए आप लोग क्या लगा सकते हो? फीते भी लगा सकते हो। अब देखो मैंने कितने फीते लगा दिए हैं। अब बाकी फीते बाद में खुद बैठ के अपने कंप्यूटर पे लगाना। ठीक हो गया? मेरा काम था ना आइडिया देना आपको, और बहुत सारे काम हमने करके भी देख लिया। क्लियर हो गया जी? अब जरा पढ़ लेते हैं इसको ताकि हमें कुछ समझ भी आ जाए। हॉरिजॉन्टल लाइंस आर यूज्ड टू विजुअली ब्रेक अप सेक्शंस ऑफ ए डॉक्यूमेंट। ये समझ आया कि जाहिरी तौर पर जब हमने जो डॉक्यूमेंट के सेक्शंस हैं उनको ब्रेक करना हो, दरमियान में लाइन लगानी हो, तो हम लोग किसे यूज करते हैं? हॉरिजॉन्टल रो या लाइन के टैग को यूज करते हैं। ठीक है, HR टैग क्रिएट्स ए लाइन फ्रॉम द करंट पोजीशन इन द डॉक्यूमेंट टू द राइट मार्जिन। किस तरफ जाता है ये? राइट मार्जिन की तरफ। एंड ब्रेक्स द लाइंस अकॉर्डिंगली, और इसी तरह फिर ये करता है लाइन को उसी के मुताबिक ब्रेक कर देता है। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू गिव ए लाइन बिटवीन पैराग्राफ्स एज इन द गिवन एग्जांपल, जो कि मैं आपको बड़े अच्छे तरीके से समझा चुका हूं। अब मुझे मजीद आपको एग्जांपल देने की जरूरत है, अगर है तो दे देता हूं। ठीक है, आगे चले। क्वेश्चन याद रखिएगा, कहता है अगेन HR टैग इज एन एग्जांपल ऑफ एम्प्टी एलिमेंट। ये समझ आ गया ना? इसके इन बिटवीन कुछ नहीं होता, ना इसकी स्टार्टिंग होती है ना इसकी एंडिंग होती है। वे वी डू नॉट नीड एन ओपनिंग एंड क्लोजिंग टैग्स एज देयर इज नथिंग टू गो इन बिटवीन देम। आगे लास्ट बात ये भी याद रखना, ये वही क्वेश्चन जो मैंने पीछे आपको बताई थी कि हम HR टैग जो है इसे कैसे लिखते हैं। हॉरिजॉन्टल रो या हॉरिजॉन्टल लाइन टैग जो है
इसको लिखने में कुछ क्वेश्चंस का ख्याल करना पड़ता है हमें। अगर हम HR जो हमारे पास कैरेक्टर है और जो फॉरवर्ड स्लैश है उसके दरम्यान में स्पेस नहीं देंगे तो जो पुराने वर्जन्स हैं ब्राउजर्स के वो हो सकता है कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ ना करें। ठीक हो गया। तो द HR एलिमेंट हैज अ स्पेस बिटवीन द कैरेक्टर HR एंड द फॉरवर्ड स्लैश। इफ यू ओमिट और इफ वी ओमिट दिस स्पेस, older browsers will have trouble rendering or giving the horizontal line in the document. ठीक है। While if we miss the forward slash character and just use HR without the forward slash and space, so it is not valid in XHTML. जब वो पढ़ोगे तब कर लेना, otherwise आप अगर HR के बाद स्पेस दो और फॉरवर्ड स्लैश लगाओ तो ये ज्यादा बेटर आप सबके लिए भी। ठीक हो गया। नेक्स्ट, प्रिजर्व फॉर्मेटिंग। इसका क्या मतलब है? आपको याद होगा, मेरी बात गौर से सुनना। हमारे पास ये एक वर्ड का डॉक्यूमेंट है जिसके अंदर 10 पैराग्राफ लिखे हुए हैं, ऐसा ही है। हम ये चाहते हैं कि जब हम इस 10 पैराग्राफ पर मुश्तमिल कंटेंट को वेब पेज पे देखें तो ये ऐसे ही दिखे। इसकी जो फॉर्मेटिंग है इसके ऊपर कोई फर्क ना पड़े, हम ये चाहते हैं, हम ये चाहते हैं। ठीक है। या मैं आपको एक एग्जांपल जो पहले से मेरे पास लिखी हुई है वो दिखा देता हूं। ये मैंने एक फंक्शन लिखा है, टेस्ट फंक्शन। ठीक है, ये देख रहे हो, एक फंक्शन लिखा हुआ है। मैं इस सारे को यहां से कॉपी करता हूं और ले चलता हूं कहां पे, अपने डॉक्यूमेंट में। ये था ना हमारा डॉक्यूमेंट, बड़ी लाने शाने हमने डाली हुई है इसके अंदर। अब हम क्या करते हैं, इसको यहां से उड़ा देते हैं। अब आप कहेंगे सर इतनी मेहनत की तो क्या फायदा हुआ? बेटा सिखा रहा हूं आपको। ठीक है। नेक्स्ट, अब आप खुद करना ना, ये कर दिया हमने। इसी का एक और आपको वर्जन दिखाता हूं। इसी फंक्शन को यहां से कॉपी करता हूं, ठीक है, और इसको इसके ऊपर लिख देता हूं। गौर कीजिएगा, ठीक है। कंट्रोल एस करते हैं सारे को ताकि आपको फर्क दिखे, ताकि आप सबको फर्क दिखे। चले जाते हैं जी अपने डॉक्यूमेंट में। ये सारी लाइनें भी गायब होने वाली हैं। जैसे हम इसको रिफ्रेश करेंगे, देखें क्या हुआ, को फर्क नजर आया आप सबको? नहीं। तो मैं दरम्यान में जरा यहाँ पे ना एक हॉरिजॉन्टल लाइन का टैग लिख देता हूं ताकि आप लोगों के लिए भी क्या हो जाए, आसानी हो जाए। HR लिखा, हम यहाँ पे साइज भी दे देते हैं। ठीक है, कितना दे दूं साइज? 10 का। कलर भी दे दें, ठीक है भाई, कौन सा कलर दूं? रेड दे दें। आखिर पे क्या करेंगे, एक स्पेस देके फॉरवर्ड स्लैश डाल देंगे। ये मैंने एक हॉरिजॉन्टल लाइन का टैग बीच में डाल दिया ताकि आपको फर्क पता चले। अब जो डाटा प्रिजर्व फॉर्मेटिंग के ऊपर है, ठीक है, ये प्रिजर्व फॉर्मेटिंग का टैग नीचे आ रहा है, उसके अंदर डाटा नीचे आ रहा है और ये लाइन से ऊपर आएगा। अब फर्क देखना, अगर प्रिजर्व फॉर्मेटिंग टैग के अलावा ये फंक्शन हम लिखते हैं तो क्या इसी तरह का लिखा हुआ आएगा या सारा कुछ एक लाइन में लिखा हुआ आएगा? देखना, ये सारे को एक लाइन में लिख देगा। ठीक है, और ये जो नीचे वाला ये जैसे लिखा हुआ ना, जैसे लिखा हुआ ये वैसे का वैसे ही आपको वेब पेज पे दिखेगा। देखना जरा, सेव कर दिया हमने और अब हम यहाँ देखेंगे। जैसे हम इसको रिफ्रेश करते हैं, जैसे अब हम इसको रिफ्रेश करते हैं तो क्या दिखेगा हमें? ये ऊपर वाला था और ये प्रिजर्व फॉर्मेटिंग के अंदर लिखा हुआ था। जैसा लिखा हुआ ना आपके इधर, ये देखें, ये फंक्शन जैसे लिखा हुआ था पहली लाइन में ये आ रहा ना, देखें पहली लाइन में वही आएगा, यही आ रहा ना पहली लाइन में, ऐसा ही है ना, समझ आया? और दूसरी लाइन में अलर्ट स्टार टेक्स्ट लिखा हुआ था, वही आया, और तीसरी में ब्रैकेट थी करली, वही आई है। और जो प्रिजर्व फॉर्मेटिंग टैग के बगैर था, देखो वो सारा एक लाइन में उठा के लिख दिया। अगर ये बात अभी भी समझ नहीं आई, आप मुझसे दोबारा पूछें, मैं आपको समझाने को तैयार हूँ। प्रिजर्व फॉर्मेटिंग टैग समझ आया नहीं यार? अच्छा, तो प्रिजर्व फॉर्मेटिंग टैग क्या है? ये समटाइम्स यू वांट योर टेक्स्ट टू फॉलो द एग्जैक्ट फॉर्मेट। समटाइम्स हम ये चाहते हैं जिस फॉर्मेट में हमने टेक्स्ट लिखा हुआ उसी फॉर्मेट में वो हमें हमारे वेब पेज पे भी दिखे। ठीक है, समझ आई मेरी बात की? यू वांट योर टेक्स्ट टू फॉलो द एग्जैक्ट फॉर्मेट
ऑफ हाउ इट इज रिटन इन द HTML डॉक्यूमेंट, जिस फॉर्मेट में हमने लिखा हुआ है। जैसा कि आप सबको यहाँ पे दिख रहा है कि मैं चाहता हूँ पहली लाइन में ये वाला आए, दूसरी लाइन में ये वाला आए और तीसरी लाइन में ये वाला आए। तो फिर क्या होगा, सुन रहे हो, इन दीज केसेस वी कैन यूज द प्री फॉर्मेटेड टैग या प्रिजर्व फॉर्मेटिंग टैग भी कहते हैं इसको, ठीक है। तो ये इसके स्टार्टिंग भी होती है, इसकी एंडिंग भी होती है, और जिस फॉर्मेटिंग को आप प्रिजर्व करना चाहते हैं, आप चाहते हैं वो चेंज ना हो, तो ये टैग आपने उसके स्टार्ट में भी डाल देना और उसके एंड पे इसको क्लोज भी कर देना है। कहता है एनी टेक्स्ट बिटवीन द ओपनिंग प्रिजर्व फॉर्मेटिंग टैग और प्री फॉर्मेटेड टैग एंड क्लोजिंग, जो प्री फॉर्मेटेड टैग है इसके अंदर जो आएगा, विल प्रिजर्व द फॉर्मेटिंग ऑफ द सोर्स डॉक्यूमेंट, जो आपके सोर्स डॉक्यूमेंट की फॉर्मेटिंग होगी ये उसको प्रिजर्व करेगा और जैसा आपने लिखा था वैसा ही आपको वेब पेज के ऊपर भी दिखाएगा। प्रॉब्लम किसी को? नेक्स्ट, अब ये नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस का क्या मतलब है? सपोज यू वांट टू यूज द फ्रेज, दिस फ्रेज 12 एंग्री मैन, ठीक है, और अगर हम ये चाहते हैं कि ये किसी लाइन में 12 एंग्री मैन लिखा हुआ आ रहा है और वो लाइन का कर रही है, ये चाह रही है, आखिर पे का लिखा हुआ आ गया 12 एंग्री और यहाँ स्पेस खत्म हो गई है, ये क्या होगा फिर? कंप्यूटर क्या करेगा, मैन को यहाँ नीचे वाली लाइन में जाके लिखेगा, ठीक है, ठीक है। हम ये चाहते हैं ऐसा ना हो, नॉन ब्रेकिंग स्पेस का मतलब ये है कि ऐसा ना हो, वो भी इधर ही आए, इसी लाइन में आए, या फिर क्या हो, या फिर क्या हो, ये भी उसके साथ नीचे चला जाए, दोनों एक ही लाइन में आए, ठीक है। मेरी बात समझ आई? तो here you would not want a browser to split the 12 angry and men across two lines. In cases where you do not want the client browser to break the text, you should use a non-breaking space. ये वाला टैग हमने यूज करना है, non-breaking space entity। ये देख रहे हो, ये वाला साइन और उसके बाद NBSP और उसके बाद एक सेमीकोलन, ठीक है, इंस्टेड ऑफ नॉर्मल स्पेस। नॉर्मल स्पेस के अलावा नॉर्मल स्पेस का कोई असर नहीं होता। फॉर एग्जांपल, मिसाल के तौर पर व्हेन कोडिंग द ये 12 एंग्री मैन इन पैराग्राफ यू शुड यूज समथिंग सिमिलर टू द फॉलोइंग कोड। अब इस कोड को देखो, सारी बात समझ आ जाएगी आप सबको। अब मेरी बात और से सुने, ये एक टेक्स्ट हमने लिखा हुआ है यहाँ पे, इसको भी मैं यहाँ से पहले कॉपी करता हूँ, अपने डॉक्यूमेंट में पेस्ट करता हूँ, फिर आपको समझाता हूँ। सबको समझ आया? ये नजर आ रहा है सबको? अब जरा गौर से देखिए, ये हमने क्या किया, एक छोटा सा पैराग्राफ लिखा, छोटी सी लाइन लिखी, एन एग्जांपल ऑफ दिस टेक्निक अपीयर्स इन द मूवी, ठीक है। 12 के बाद का लिखा नॉन ब्रेकिंग स्पेस दी, एंग्री, फिर नॉन ब्रेकिंग स्पेस दी, फिर मैन लिखा। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? हम ये चाहते हैं ये जो 3 वर्ड्स है ना, ये इकट्ठे एक जगह पे हैं और फिर इन दोनों के, इन सब के ऊपर क्या लगाई हुई है, कोटेशन लगाई हुई है, डबल कोटेशन लगाई हुई है, ऐसा ही है ना। अब मैं इसको सेव करता हूँ और देखें ये कैसा दिखता है। मैं रिफ्रेश कर लिया हमने, तो बात समझ आई आप सबको? ये नहीं आई? अच्छा, मेरी बात गौर से सुने। अगर मैं क्या करता हूँ, सुन रहे हैं, अगर मैं क्या करता हूँ, मैं इसके अंदर स्पेसेस बढ़ाना चाहता हूँ, स्पेसेस मैं इसको कॉपी करता हूँ, ठीक है। अभी फिलहाल देखें, मैं इसके अंदर 4-5 और स्पेसेस दे देता हूँ। नजर आ रही है सबको? आ रही है? क्या ये स्पेसेस मुझे वेब पेज पे दिखेंगे? नहीं, कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं क्या ये स्पेसेस हमें वेब पेज पे दिखेंगे या नहीं दिखेंगे। हमने सेव करके इसको अब देखना, गौर से देखें। रिफ्रेश किया, कितनी स्पेसेस आई हैं? सारी तो नहीं आई, सारी आई हैं क्या? चले और डाल के देखते हैं, और डाल देते हैं, ठीक है जी। इसको कंट्रोल एस करते हैं और देखते हैं क्या ये सारी स्पेसेस हमें वहां पे मिलती हैं? नहीं मिली ना। अब देखना, मैं नॉन ब्रेकिंग स्पेस टैग को बार बार यहाँ पे पेस्ट करता हूँ। क्लियर हुआ? कंट्रोल एस किया और देखें क्या होता है। स्पेसेस आएंगे, सारी नहीं आएंगी, जितने स्पेसेस लगाओगे वो आएंगी, ठीक है। आप यार, ये बिल्ट इन एक स्पेस देता है, जब आप एक दफा स्पेस बार को दबाते हो ये सिर्फ एक स्पेस देता है, उससे ज्यादा स्पेसेस नहीं देता। आप चाहते हैं नहीं ज्यादा स्पेसेस आए, तो फिर आप क्या करें, नॉन ब्रेकिंग स्पेसेस उतनी दफा इसके अंदर ऐड करें। प्रॉब्लम किसी बच्चे को नहीं है?
नेक्स्ट हमारी स्लाइड क्या थी, ये समझ आ गया आप सबको? अच्छा जी, लास्ट बात आपके साथ करके मैं अब इस सारे को खत्म करूंगा। वाई टू लर्न HTML। मेरे से कुछ बच्चों ने सवाल किया, सर आप डायरेक्ट जावा क्यों नहीं सिखाते, आप डायरेक्ट PHP क्यों नहीं सिखाते, आप पाइथन क्यों नहीं सिखाते, आप CSS क्यों नहीं सिखाते, आप HTML से ही क्यों लेके चल रहे हो हमें? ठीक है, तो मुझे उसको जवाब देना चाहिए ना, देना चाहिए ना बेटा। ये है इसका जवाब, HTML is the skeleton, is the base of the web page, अगर skeleton नहीं होगा तो फिर बेटा वेब पेज भी खड़ा, वेबसाइट भी खड़ी नहीं होगी। ठीक है, जैसे हमारे जिस्म में ढांचा बहुत अहम चीज है जो हमारी बॉडी को शेप देता है, स्ट्रक्चर देता है, इसी तरह HTML वेब पेज को शेप देती है, स्ट्रक्चर देती है, ये ढांचे का काम करती है। क्लियर हुआ? तो समझ आ रहा है आपको कि HTML का काम स्ट्रक्चरल लेयर देना है। ये स्ट्रक्चरल लेयर होती है। क्या होता है इसमें हेड होता है और इसमें बॉडी होती है। हेड होता है, बॉडी होती है, नहीं होती? तो HTML में यही तो अभी आपने आज पढ़ा कि हेड भी होता है और क्या होती है, बॉडी भी होती है। अगर मेरी बात आप सबको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछें, अगर मेरी बात आप सबको समझ नहीं आ रही तो आप मुझसे पूछें। आ रही है ना? इसमें हेड होता है, बाकी बॉडी होती है, ये स्ट्रक्चरल लेयर है, स्केलेटन। फिर प्रेजेंटेशन या प्रेजेंटेशन की लेयर जो है, प्रेजेंटेशनल लेयर जो है, प्रेजेंटेशनल लेयर वो क्या है? कपड़े किस तरह के होने चाहिए, या चमड़ी किस तरह की होनी चाहिए, मूछें किस तरह की होनी चाहिए, बाल किस तरह के होने चाहिए, कान किस तरह के होने चाहिए, हाथ किस तरह के होने चाहिए। मेरी बात समझ आ रही है नहीं आ रही? शर्ट का कलर क्या होना चाहिए? ठीक है, शलवार पहनानी है, कमीज पहनानी है, पैंट शर्ट पहनानी है, समझ आ नहीं आ रहा? कौन से डिजाइन के कपड़े पहनाने हैं? अब इससे आगे तो लड़कियां, गर्ल्स ज्यादा जानती होंगी। हम बॉयज तो बस यहाँ पे जाके हमारी वो जो है ना वो अकल जवाब दे जाती है कि बस या बास्केट हो सकती है, ऊपर से 3 पीस हो सकता है, टाई शाई लगा सकते हैं। ठीक है, ये सारा का सारा जो अपीयरेंस का काम है, लुक का काम है, ये काम है किसका? CSS का। ठीक है, वो अक्सर कहते हैं ना जितना भी मेकअप करना होता है, क्या करना होता है? मेकअप करना होता है। ठीक है, और मैं अक्सर कहा करता हूँ दुनिया का सबसे बड़ा फ्रॉड ब्यूटी पार्लर में होता है। और शाम को दुल्हन लेके आता है, अब दूल्हा, और बड़ा खुश होता है जी बड़ी खूबसूरत बीवी मिली है। सुबह को उठ के वो दुल्हन चेहरा धो लेती है, कहता है मेरे वाली किधर गई। सबसे बड़ा फ्रॉड दुनिया का ब्यूटी पार्लर में होता है। ठीक है, कोचे बंदे को भी खूबसूरत बना के भेज देते हैं। अब बाद में जब वो चेहरा धोता है तो सारी जो उसकी असलियत होती है सामने आ जाती है। आगे चले तो ये ब्यूटी पार्लर का काम कौन कर रही होती है? CSS कर रही होती है, डिजाइनिंग, माइनिंग, सारा कुछ इसके अंदर हो रहा होता है। ओके, अब बेटा तीसरी चीज जो जावास्क्रिप्ट की बात होती है, जावास्क्रिप्ट का काम होता है एक्शन लेयर प्रोवाइड करना। कौन सी लेयर प्रोवाइड करना? एक्शन लेयर प्रोवाइड करना। ये ब्राउजर के अंदर मैं एक वेबसाइट खोल रहा हूं जो कि हमारे स्कूल की, हमारे इंस्टीट्यूट की वेबसाइट है। इसको जरा देखें। क्या जी हमारी वेबसाइट का एड्रेस सबको याद है? URL क्या है? STUFFASOFA.pk, ये वेबसाइट है हमारी। इधर देखें, हम जाते हैं जी स्कूल पे चले जाते हैं। ठीक हो गया, स्कूल इन्फो पे जैसे ही हमारा पेज खुलेगा इसके ऊपर आप सबको पहली चीज गौर करें, ये पिक्चर आप सबको नजर आ रही है? नजर आ रही है ना? ये पिक्चर चेंज हो गई है, मोशन आई है नहीं आई, कंटेंट के अंदर मूवमेंट आई है नहीं आई। ये काम है जावास्क्रिप्ट का। ठीक है, बात समझ आ रही? मूवमेंट लेके आना। ठीक है, अभी आप ये देखेंगे यहाँ पे खबर चल रही है 100 स्कॉलरशिप्स चल रही है ना, ये किसका काम है? ये जावास्क्रिप्ट का काम है। मैं जैसे इसके ऊपर कर्सर को ले जाऊंगा तो क्या होगा? वो रुक जाएगी। जैसे पीछे हटाऊंगा चल पड़ेगी, फिर कर्सर ले जाऊंगा फिर रुक जाएगी, फिर पीछे हटाऊंगा। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? दिस इज द एम ऑफ जावास्क्रिप्ट। ठीक हो गया। अब ये कलर्स आप देख रहे हैं, ब्लू कलर है, ये देखें कि कलर चेंज हो रहे हैं ना? मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये सारा काम किसका है? इसको दिखाना, कलर्स किस तरह के दिखाने हैं, मतलब मेकअप किस तरह का करना है, दिखनी कैसी चाहिए, वो कौन कर रही होती है? CSS कर रही होती है।
तो जो जावास्क्रिप्ट का काम होता है वो क्या होता है, आपको एक्शन लेयर प्रोवाइड करना। डिफरेंट सॉर्ट ऑफ पिक्चर्स आपको मूव करती हुई वेबसाइट पे नजर आएंगी। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? तो ये सारा काम किसका होता है, जावास्क्रिप्ट का काम होता है। ये एक्शन लेयर का काम करती है, जैसे बॉडी में मसल्स बॉडी को हरकत देते हैं, ठीक हो गया। ये भी सीएसएस का काम है। ये देखें बॉडी के अंदर जो डिफरेंट सॉर्ट ऑफ मसल्स वगैरह हैं, ठीक है, जो बॉडी को हरकत देते हैं, ये सारा का सारा काम किसका है, जावास्क्रिप्ट का, ठीक है। हाँ बिल्कुल हिलेगी। तो ये ब्रेन का काम कौन करती है, पीएचपी करती है। मसल्स का काम कौन करती है, जावास्क्रिप्ट करती है। सीएसएस किसका काम करती है, लुक का काम करती है, ठीक है। प्रेजेंटेशनल लेयर का काम करती है और एचटीएमएल एज ए स्केलेटन वर्क करती है वेब पेज के अंदर, ठीक है। तो लिहाजा फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ढांचा खड़ा करना है ना, ठीक है। तो एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग एचटीएमएल क्या है जी, एचटीएमएल इज मस्ट फॉर स्टूडेंट्स एंड वर्किंग प्रोफेशनल्स टू बिकम ए ग्रेटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर स्पेशली व्हेन दे आर वर्किंग इन वेब डेवलपमेंट। याद रखिएगा, एक इंजीनियर के लिए और एक स्टूडेंट के लिए या एक प्रोफेशनल के लिए एचटीएमएल क्या मस्ट है। उसे ये लाजमी सीखनी पड़ेगी और उसे सीखनी चाहिए ताकि वो एक अच्छा वेब डिजाइनर, वेब डेवलपर बन सके। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हो गया? फॉलोइंग आर सम ऑफ द की एडवांटेजेस ऑफ लर्निंग एचटीएमएल। तो कुछ फायदे हैं, क्रिएट वेबसाइट, आप वेबसाइट बना सकते हैं या पहले से मौजूद जो वेबसाइट है उसे आप क्या कर सकते हैं, कस्टमाइज कर सकते हैं, ठीक है। उसके फीचर्स को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं अपनी जरूरत के मुताबिक। बिकम ए वेब डिजाइनर, क्या बन सकते हैं, वेब डिजाइनर बन सकते हैं, डिजाइनिंग कर सकते हैं वेबसाइट की। किस तरह, जैसे मैंने अभी बताया ना कि वो आप वेबसाइट को सुर्खी पाउडर क्या जो कुछ भी लगाना चाहना वो सारा आप इसके अंदर कर सकते हैं। क्लियर हुआ नहीं हुआ? उसके बाद क्या, अंडरस्टैंड वेब। जब तक आप वेबसाइट को समझेंगे नहीं, आप उसकी स्पीड को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, ठीक है। आप उसकी स्पीड को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, आप उसकी परफॉर्मेंस को ऑप्टिमाइज नहीं कर सकते, बेहतर नहीं कर सकते। लर्निंग अदर लैंग्वेजेस, याद रखिएगा जब आपको एचटीएमएल लैंग्वेज आ जाएगी तो फिर इससे दूसरी लैंग्वेजेस जो टेक्नोलॉजी की लैंग्वेजेस है, डेवलपमेंट की लैंग्वेजेस है, जावास्क्रिप्ट है, पीएचपी है, दूसरी लैंग्वेजेस है, वो सारी की सारी आपके लिए समझना क्या हो जाएगा, आसान हो जाएगा। उसके बाद हुजूर वाला ये कहाँ पे अप्लाई होती है, तो फॉलोइंग आर सम एप्लीकेशंस ऑफ एचटीएमएल, ठीक है, जो कि मैं आपको बता रहा हूँ वेब पेज डेवलपमेंट में ये यूज होती है, ठीक है, जो कि आपको भी हम करवा रहे हैं इंटरनेट नेविगेशन में, क्योंकि इसके अंदर क्या यूज होते हैं, हाइपरलिंक्स यूज होते हैं। तो एक पेज से दूसरे पेज पे जाने के लिए भी क्या करती है, फैसिलिटेट करती है हमें। रिस्पॉन्सिव यूजर इंटरफेस, रिस्पॉन्सिव यूजर इंटरफेस का क्या मतलब है, व्हाट इज रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन? याद रखिएगा, द यूज ऑफ सीएसएस एंड एचटीएमएल टू रीसाइज, हाइड, shrink or enlarge or move the content to make it look good on any screen is called responsive web design। इसका क्या मतलब है, जब आप वेबसाइट को किसी मोबाइल पे खोलें तो वहां पे भी वो अच्छी दिखे और देखने में आसानी हो उसको, ठीक है। मेरी बात समझ आ रही नहीं आ रही? ये कह रहा हूं आपसे, ये एक वेबसाइट है, आप इसे अपने लैपटॉप की स्क्रीन पे देखते हैं तो आपको अच्छी दिखे, आप इसे टैबलेट की स्क्रीन पे देखते हैं ये आपको अच्छी लगे, आप फोन की स्क्रीन पे खोलते हैं तब भी क्या लगे, आपको अच्छी लगे। इसका एक डिजाइन मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ, ये देखें, ये यही वेबसाइट है, नजर आ रही है आप सबको? ये मैं स्क्रीन बड़ी करता जा रहा हूँ, आपको दिख रही है। जैसे जैसे मैं इसको छोटा करता जाऊंगा, देखना ये टैबलेट की स्क्रीन बन गई है, फिर मैं इसको छोटा करता हूँ, ये मोबाइल की स्क्रीन बन गई है। जो स्क्रीन का साइज चेंज होगा, आपकी डिवाइस चेंज होगी, वेबसाइट जो है अपने आप को क्या करेगी, मोल्ड करेगी, अपने आप को मॉडिफाई करेगी ताकि आपको डाटा अच्छा दिखे, ठीक है। दिस सॉर्ट ऑफ डिजाइंस आर कॉल्ड रिस्पॉन्सिव डिजाइंस। इन्हें हम क्या कहते हैं, रिस्पॉन्सिव डिजाइंस कहते हैं। प्रॉब्लम किसी को क्लियर हुआ नहीं हुआ? तो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रिस्पॉन्सिव वेब डिजाइन। और इसके बाद वेब पेजेस कैन बी व्यूड यूजिंग मेनी डिफरेंट डिवाइसेस सच एज डेस्कटॉप्स, टैबलेट्स एंड फोन्स। योर वेब पेज शुड लुक गुड एंड बी इजी टू यूज रिगार्डलेस ऑफ द डिवाइस। डिवाइस की परवाह किए बगैर आपका जो वेब पेज है वो सही दिखना चाहिए, वो सही दिखना चाहिए, ठीक है। तो इसके लिए रिस्पॉन्सिव डिजाइन की टर्म जो है वो सामने लाई गई और इसको सॉल्व किया गया। वेब पेजेस शुड नॉट लीव आउट इंफॉर्मेशन टू फिट स्मॉलर डिवाइसेस। क्या कह रहा है कि कोई इंफॉर्मेशन रहनी नहीं चाहिए, छोटी डिवाइस यूज करना, तो ये नहीं कि वेब पेज की कोई इंफॉर्मेशन जो है वो स्किप हो जाए, ठीक है, बट रादर अडॉप्ट इट्स कंटेंट टू फिट एनी डिवाइस। बल्कि इसको क्या करना चाहिए, अपने आप को मोल्ड करना चाहिए, अपने आप को श्रिंक, रीसाइज करना चाहिए ताकि जो भी डिवाइस आप यूज कर रहे हैं
उसके ऊपर आपको आपका डाटा या वेबसाइट का डाटा अच्छे तरीके से दिख सके। प्रॉब्लम किसी को? Responsive web designs make your web page look good on all devices. Responsive web designs use only HTML and CSS. इसमें JavaScript यूज नहीं होती, ठीक है। Responsive web design is not a program or JavaScript, ये याद रखिएगा, ठीक है। ये मैंने आपको दिखा दिया। अब यहाँ पे आ जाते हैं ऑफलाइन सपोर्ट। हजूरे वाला इसकी एक ये खूबी भी है HTML की कि जब इसका जो पेज है वो एक दफ़ा अपलोड हो जाए तो फिर ये ऑफलाइन बगैर इंटरनेट के भी अवेलेबल होता है, ठीक है। उसको इंटरनेट की ज़रूरत नहीं होती। उसके बाद गेम डेवलपमेंट की बात हो रही है, तो गेम डेवलपमेंट जो है उसके लिए भी HTML5 यूज होती है। HTML5 हैज नेटिव सपोर्ट, इसके पास अपनी जाती इतनी ताकत मौजूद है फॉर रिच एक्सपीरियंस कि ये आपको एक भरपूर तजर्बा दे सके, आपके एक्सपीरियंस को बढ़ा सके। एंड इज नो यूजफुल इन गेम डेवलपमेंट एज वेल, ठीक है। इसी के साथ आज का लेक्चर हम क्लोज करते हैं, ठीक है। एडवांटेजेस देखने के बाद और एप्लीकेशंस ऑफ HTML देखने के बाद मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद। मौजें करो जी।